प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। फ्रेंड्स, इन दिनों मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं इस बात को लेकर के कि हमने मूल पुस्तकें भी पढ़ी थी और हमने ओल्ड पेपर भी लगाया। हम पिछले 3 4 बार हमें एग्जाम भी दिए, फिर भी हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। मैम आप बताएं हम क्या करें। ऐसे कई कमेंट मेरे पास व्हाट्सएप पे भी आए हैं, कुछ महिलाओं के, कुछ भैया लोग हैं जो कि अभी एमए लास्ट ईयर चल रहा है उनका, और उनकी जेआरएफ की एज है, तो वो चाहते हैं कि उनका जेआरएफ इस बार हो जाए। वो वैसा क्या करें? उनका कहना है कि मूल पुस्तकें हमने पढ़ी हैं और काफी वीडियोस भी हमने देखे हैं, पर कमी कहाँ रह जाती है। ठीक है, तो आज इसी पर बात करूंगी। ऐसे कमेंट बहुत सारे लोगों के हैं, और देखो, सफल बहुत कम लोग होते हैं, असफल ज्यादा लोग होते हैं। तो एक बात तो मैं आपको बता दूं कि हद पार प्रैक्टिस ही आपकी सफलता का जरिया है। हद पार का मतलब समझते हैं कि जैसे मैंने कहा कि राहुल सांकृत्यायन ने किसको हिंदी का प्रथम कवि माना है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसको हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सरहपा है कि स्वयंभू है। जैसे मैंने कहा कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, फिर राम की शक्ति पूजा पर किस रामायण का या किस भाषा की रामायण का प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, मैंने कहा कि असाध्य वीणा किसकी रचना है और किस में संकलित है। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल आपकी क्लियर होनी चाहिए। आप पढ़ते हैं, मैं जानती हूँ आप सब मेहनत करते हैं, पर परीक्षा क्वालिफाई न होने की एक ही वजह है कि आप रिवीजन नहीं करते हैं, आप अभ्यास नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत मान लीजिए आप कहीं कोर्स में ज्वाइन हो गए और आपने नोट्स बना ही लिया, आपने पढ़ लिया, अभी तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन अभी जो आप पढ़ रहे हो उसका रिवीजन बहुत मायने रखता है जब आपकी परीक्षा निकट हो। और ऐसा नहीं कि उस टाइम आप नया पढ़ना शुरू करिए। ये मेरा अनुभव कहता है, जो मेरा जेआरएफ नहीं होता ना, मैं कहते हैं ना कि जीत जाने वाले के पास उतना अनुभव नहीं होता जितना कि हारने वाले के पास होता है। और शायद है कि मैं जब बार-बार जब हार रही थी ना, तो वो मेरा अनुभव मेरे को बता रहा था कि मैं कहाँ कमी कर रही थी, मैं गलतियाँ कहाँ करती हूँ, और उन्हीं को मैं आज आपके साथ साझा करने वाली हूँ कि सबसे बड़ा उसका जो रीज़न है, यही है कि आप पढ़ाई तो बहुत करते हैं, अभी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये मेहनत को आपको दोहराने का टाइम नहीं मिलता। ठीक है, देखो, आज मान लो कि ऐसा हुआ कि आपने सुबह खाना खा लिया। ठीक है, सुबह आपने खाना खा लिया, अब आपने उस भोजन को भले आप अल्प मात्रा में दोहराएं, लेकिन आपको दोपहर का भोजन स्वल्पाहार ही लेना पड़ेगा, पर लेना पड़ेगा। रात्रि में भले आप एक रोटी ही खाएं, खाना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करेंगे कि हर दिन आप नहीं खाएंगे, सुबह आपने एक बार खा लिया, आप दोपहर में नहीं खा रहे, रात्रि में आप भोजन स्वल्पाहार थोड़ा सा भी नहीं खा रहे, तो कहीं ना कहीं उसका आपके बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। वैसे आपकी पढ़ाई भी है, एक बार आपने अभी पढ़ लिया, खूब जम के पढ़ लिया, लेकिन अब यदि आप हफ्ते में एक बार वही चीज रिवाइज नहीं कर रहे हैं, आप 15 दिन में वही चीज रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भोजन की तरह हर दिन ना सही, ठीक है, कि सुबह शाम दोपहर आप पढ़ते रहें उसी चीज को, पर आप हफ्ते में 10 दिन में 4 दिन में 6 दिन में उसको रिकॉल जरूर करें। जो आपने पढ़ा है ना, उसको रिकॉल जरूर करें। एक कमेंट और आता है मेरे पास कि अब मैंने कई बार एग्जाम दिया, अब मैं हताश हो गई हूँ, क्या मैं पीजीटी का पेपर ही देती रहूं, नेट का पेपर देती रहूं, या सेट का दूं, पीएचडी का दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करूं। ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो आपका डाउट क्लियर कर दूं कि यदि आपका जो भी विषय है, हिंदी साहित्य में बदलाव ज्यादा नहीं होते हैं। यदि आप नेट की तैयारी करते हैं तो पीजीटी के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। यदि आपने नेट की तैयारी की है, तो सेट की तैयारी आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वही सेम सिलेबस है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं और आप नेट सेट क्वालिफाइड हैं, तो अधिकतर, ठीक है, अधिकतर सिलेबस आपका, मेरे पास सिलेबस भी रखा है, और मेरे पास जब मैं पढ़ती हूँ तो पुस्तकें ऑलरेडी मेरे आसपास ही होती हैं। तो ये सिलेबस कहता है कि इसमें से केवल आपको 40% ही पढ़ना है, 60% ऑलरेडी आपने नेट की तैयारी के दौरान आप पढ़ लिए हैं। तो अलग से आपको तैयारी करने की आवश्यकता दोस्तों नहीं होती है, जब आप हिंदी विषय ही आपका होता है। हाँ, ये है कि आपने बीएससी किसी और विषय से किया, आपने बीएससी किया, फिर आप एमए कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता ज्यादा होती है। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से कोई तैयारी करना पड़ेगा। आप हिंदी विषय से होने वाली जितनी परीक्षाएं हैं, यदि आपने हिंदी को स्ट्रॉन्ग किया है, तो हर परीक्षा के लिए आपको रेडी रहना है और हर परीक्षा में आपको अप्लाई करना है।
और आपको अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नेट के लिए कर रहे हैं तो नेट के पीछे ही दौड़ते रहें। अलग अलग परीक्षाओं में आप बैठे, उससे आपको अनुभव ही होगा। और परीक्षा में बैठना बहुत बड़ी बात है। परीक्षा क्वालिफाई होना ना होना वो एक अलग बात है, लेकिन आप परीक्षा में शामिल हुए, आपने परीक्षा को देखा, उसको महसूस किया, पेपर के टाइम पे आप क्या बिहेव कर रहे थे, जो प्रश्न आपके सामने आते हैं, कितना टाइम आप एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देते हैं, जब आंसर की आपके सामने आती है, अपना ही उत्तर आप चेक करते हैं, तो आपके अंदर एक मानसिक रूप से मजबूती आती है। मैं हमेशा अपने प्रश्न पत्र को डाउनलोड करती हूँ, प्रिंट लेती हूँ, मैं देखती हूँ कि कहाँ कमी रह गई है, कहाँ गलतियां हो रही हैं मुझसे। और यही एक स्ट्रेटजी है। ऐसा नहीं कि केवल आपने पेपर दिया, आपने यूट्यूब के वीडियोस देखा। देखो, सफलता एक दिन में नहीं मिलती दोस्तों, ये बात तो सत्य है। आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे, मेरे पुराने पेज को देखेंगे, जब मैं मेरी पुरानी वीडियो देखती हूँ तो मुझे लगता है कि क्या वाकई में मैं ही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं हूँ और वहां से उठकर मैं यहाँ तक आई हूँ। ठीक है, ये मेरी जो संघर्ष रहा है ना, हर दिन मतलब तानों से भरा रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। आजकल मैं क्या कर रही हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस, मैं यूट्यूब पर आ गई। अब मैं कैमरे पकड़ के वीडियो बनाऊंगी। मतलब कि अब मुझे भी खुद भी नहीं पता था, पर ईश्वर को ये मंजूर था कि शायद मैं यहाँ उन महिलाओं के लिए, उन भैया बहनों के लिए मैं अच्छा कर सकती हूँ कि जो लोग शादी के बाद छोड़ देते हैं पढ़ना। कई, जब मैं ससुराल से घर जाती थी, अपने गांव मायके जाती थी, तो कई मेरी जो सहेलियां मिलती थी तो पूछती थी तुम इन दिनों क्या कर रही हो, तो मैं कहती थी कि बीएड कर रही हूँ, एमए कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। मैं पूछती थी आप लोग क्या कर रही हैं, तो वो लोग कहते थे कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बच्चे संभाले, घर संभाले, कि हम पढ़ाई करें। तो मैं सोचती थी कि ऐसी सोच क्यों है इनकी। एक महिला, गृहिणी महिला भी अपना टाइम मैनेज कर सकती है, पढ़ सकती है। मुझे अपने मायके की बात याद आती थी कि मैं मायके में रह के भी बहुत सारे काम करने के बावजूद भी मैं पढ़ाई करती थी। ठीक है, तो मैं यहाँ क्यों नहीं कर सकती? तो वही था कि मेरा मोटिव था कि मुझे ना यूट्यूब पर आकर के हर किसी को इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है कि आप कर सकते हो। और नहीं तो उन दिनों मुझे भी लगता था कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं क्या यूट्यूब पे आई हूँ तो क्या मैं सफल हो जाऊंगी? क्या मैं यहाँ तक आ पहुंच पाऊंगी? ठीक है। अब आज मैं जब डिजिटल बोर्ड पे आई हूँ तो अब भी मुझे लगता है कि क्या मैं 1 लाख सब्सक्राइबर कर पाऊंगी? क्या मेरे पास भी मेरे डिजिटल बोर्ड के सामने सब्सक्राइब का जो बटन आता है, यूट्यूब का बटन आता है, क्या उस पे सावित्री साहित्य अकेडमी लिखा हुआ आएगा? मैं भी सोचती हूँ, पर मैं हर दिन मेहनत करती हूँ और मैं ये नहीं देखती कि कौन कमेंट कर रहा है, कौन लाइक कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं। माइंड में नहीं लेती, बस उनको दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप मेरे चैनल पे आए हैं, आपने मुझे जो अपना समय दिया है, अपना प्यार दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और बस ये एक सपने जैसा लग रहा है कि जो ये मेरा डिजिटल बोर्ड है, इसके ऊपर पूरी जगह खाली है, ठीक है? यूट्यूब बटन के लिए। पर वो सपना मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि साकार होगा, कब साकार होगा, कितना टाइम लगेगा मुझे, अभी मेहनत करना है। तो वैसे ही आपको भी, आपको कभी भी ये नहीं देखना है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है? कितना पढ़ते हैं, काम कितना करते हैं, काम करके पढ़ रहे हैं, ये सब नहीं देखना है। सिर्फ ये देखना है अपने एम को, अपने लक्ष्य को, अपने जो सिलेबस का टॉपिक है, जो आपको कवर करना है, उसको लिखना है और उसको पन्नों में पढ़ना है। कि आज हमने 10 पन्ने पढ़े, आज हमने 20 पन्ने पढ़े, हमने आज 30 पन्ने पढ़े। आप टारगेट तो बनाओ, भले आप 15 ही पढ़ो, आप 30 का टारगेट बनाओ, बेशक आप 5, 15, 10 ही पढ़ो, पर आप टारगेट बनाओ। जैसे आज का मेरा टारगेट है कि मैं आज पूरी हिंदी कहानी एप्लीकेशन पे मैराथन क्लास करूंगी। कल 2 दिन में पूरा हिंदी नाटक का मैराथन क्लास करूंगी। इसके बाद निबंध का करूंगी। यानी कि टारगेट है कि 30 मार्च को मेरा सिलेबस 70% मेरे साथ मित्रों के साथ क्लियर होगा। ये मेरा टारगेट है। बेशक थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद मूल पुस्तकें भी करवा रही हूं मैं। मूल पुस्तक पढ़ा रही हूँ, ये टारगेट है। फिर इसके बाद जो रचनाएं अलग से मुझे लगेगा पढ़ाने के लिए, तो वो पढ़ाऊंगी। तो वैसा ही टारगेट आपको बनाना पड़ेगा। टारगेट बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं, आप तो यही सोचते रहते कि हम 4 बार एग्जाम दिए। आप देखो कि हम 4 बार एग्जाम दिए हैं, लेकिन क्या हमने उस लेवल की तैयारी की थी? आप खुद से सोचो, अपने आप से सोचो, क्या हमने उतने घंटे पढ़े थे? मैं जब पढ़ती हूँ, मेरा ज्ञान नहीं निकलता ना, जेआरएफ नहीं होता ना, 1-2 नंबर से, 4 नंबर से, कुछ नंबर से रुकता है ना, तो मैं जानती हूँ कि क्यों रुकता है।
दुखी इसलिए होती हूँ कि जितनी आस्था मेरे अंदर है माँ शारदे को लेकर के, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि क्या उनकी कृपा नहीं हो सकती थी? ठीक है? क्योंकि मैं ईश्वर के प्रति ज़्यादा आस्तिक हूँ, तो मैं यही सोचती हूँ क्या उनकी कृपा नहीं हो सकती थी 1-2 नंबरों की? पर मैं जानती हूँ कि मैं फर्स्ट पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ। मुझे टाइम नहीं मिलता। हिंदी के बलबूते पर जो अंक मेरे आते हैं और फर्स्ट पेपर में यूँ ही जा कर के चली आती हूँ, ये भी मैं जानती हूँ। जिन्होंने मेहनत किया है तो उनको तो मिलना चाहिए, ठीक है? उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो आपके हिस्से की जीत कोई नहीं छीन सकता। कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है? खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है? तो मेहनत आप इतनी करिए कि ईश्वर ही मजबूर हो जाए किसी इंसान को क्या चाहिए। सेम मेरी तरह, मुझे नहीं पता था कि मैं इस मुकाम पर आऊँगी या मैं यहाँ खड़ी होंगी। कुछ ही पता नहीं था, बस ये था मेहनत करती थी, आज भी मैं मेहनत ही करती हूँ और मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कहाँ तक जाऊँगी, ठीक है? कभी-कभी सोचती हूँ कि क्या मतलब कि भगवान ने मुझे किस लिए बनाया है? ना मैं गवर्नमेंट जॉब अब कर पा रही हूँ, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब की सोचती हूँ, तो कुछ भी चीज़ें छोड़ती हूँ तब मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है। यानी कि कुछ मुझे छोड़ना पड़ रहा है, तब मैं इसको इस जीत को हासिल कर रही हूँ। कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है और छोड़ना भी क्या पड़ रहा है, वो भी मतलब कि जो कि मेरे सबसे प्यारी चीज़ मेरे लिए है, ठीक है? तो ऐसे ही है कि थोड़ा-सा त्याग करिए, थोड़ा-सा आपको मतलब कि इतना मोटिवेट रखिए, आप खुद के अंदर ये लाइए कि हाँ, कहीं न कहीं मेरे अंदर कमी है, तब मैं उस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अब भी कहती हूँ, विद्वान बनने के लिए मत पढ़िए भी, अभी पेपर के हिसाब से पढ़िए, जो परीक्षा में आता है, वो पढ़िए। अन्यथा एक गृहिणी के कोर्स में आकर के इतने लोग एग्ज़ाम क्यों क्वालीफ़ाई करेंगे? सेट निकल रहा है उनका, नेट निकल रहा है, पीएचडी निकल रहा है। उनका पीजीटी क्वालीफाई हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग अक्सर ना वो पढ़ते हैं जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, पर हिंदी का तो बहुत विस्तार है। जिनको लगता है ना हिंदी बहुत सरल है, नहीं, सरल नहीं है दोस्तों। शुद्ध हिंदी को यदि समझा जाए, पढ़ा जाए, वो भी बहुत विस्तार है, उसका बहुत विशाल समुद्र है हिंदी। बस ये है कि हाँ, परीक्षा के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है? आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा आज की वीडियो में कि आप मेहनत तो करते हैं, फिर भी एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं होता, तो एक बार ये देखना है कि क्या हम सही ट्रैक पर हैं? क्या हम सही तरीके से पढ़ रहे हैं? ठीक है? जिस तरह से पेपर का पैटर्न आ रहा है और जब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा है, तो आप किसी के कोर्स में जॉइन हो जाइए। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत मोटिवेट करता है, क्योंकि यूट्यूब पर कुछ ऐसे हैं बंदे जो कि मेरे हृदय में बसते हैं और उनका वीडियो जैसे मैं देखती हूँ, मैं एकदम बाग-बाग हो जाती हूँ, दिल बहुत खुश हो जाता है। अब बहुत सारे एक कमेंट नहीं फिर तो मैं बहुत कमेंट की भरसाई कर देती हूँ, बहुत सारे कमेंट करती हूँ और मैं लिख भी देती हूँ कि लाइक के 100 बटन होते हैं ना, तो मैं 100 के 100 दबा देती हूँ। ठीक है? तो मैं भी मोटिवेट होती हूँ, तो जिनको देखकर आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है, उनसे आप जुड़िए और उनके साथ जुड़कर तैयारी करिए, जहाँ से आपको अच्छा गाइडेंस मिले। अच्छा गाइडेंस के साथ-साथ आपको सपोर्ट भी मिले, ऐसा नहीं कि आप कॉल घुमा रहे हैं और बंदे ने रिसीव ही नहीं किया कॉल और आप डिमोटिवेट हो जाएँ। तो ऐसे इंसान के साथ रह कर के आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करके रखना है ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो।